आई थिंक इस स्लाइड पर हम थे ना, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। तो जो लास्ट स्लाइड हमने देखी थी वो ये थी, जहां पर हम स्पाइन या हमारी जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इससे रिलेटेड जो मिस अलाइनमेंट्स हैं वो हम देख रहे थे। तो ये कौन कौन से मिस अलाइनमेंट होते हैं? आपका फर्स्ट पिक्चर जो है इसमें स्ट्रेट आप देख रहे हैं स्पाइन है, ये नॉर्मल स्पाइन है। जैसे कि अगर हम पीछे से देखें तो इसमें कर्व नहीं दिखता है, बैक पोर्शन से ये पिक्चर दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि यही हम साइड से देखें तो आप इस पिक्चर में देखिए ये हल्का सा इसमें कर्व होता है, जैसे एस को किसी ने स्ट्रेच कर दिया, राइट। तो ये जो है बैक साइड से नॉर्मल स्पाइन कैसा दिखता है और साइड से कैसा दिखता है, ये दोनों पिक्चर्स में शो है। अब मोस्टली अगर हम बैक साइड से देखें तो स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम होती है, और इसमें जो ह्यूमन स्पाइन है वो लेफ्ट या राइट साइड एक कर्व बना लेती है, तो वो बैक से भी एक एस शेप दिखने लगती है। और जब बैक पोर्शन से स्पाइन एस शेप हो जाती है तो वो प्रॉब्लम कहलाती है स्कॉलियोसिस, मतलब स्पाइन का लेफ्ट या राइट साइड में कर्व बन जाना। जब हम साइड से देखते हैं स्पाइन को तो एक ये हल्का एस शेप स्पाइन दिखती है, लेकिन जब ये एस के कर्व डीप हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर चेस्ट के जस्ट पीछे ये जो थोरेसिक रीजन है ना, स्पाइन ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी हड्डियों से या बोन से मिलके बनी है, और हर एक बोन को हम यहाँ पर वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये 33 वर्टिब्रा से मिलके बनती है। जो नेक के पास ये वर्टिब्रा होती हैं 7, इनको सर्वाइकल कहते हैं। इसके नीचे चेस्ट के पीछे जस्ट जो वर्टिब्रास होती हैं ये कहलाती हैं थोरेसिक, ये 12 होती हैं। और इन 12 के नीचे 5 लंबर होती हैं जिनकी पोजीशन लगभग माइक म्यूट कर लें प्लीज। मैम स्पाइन वाली कितनी बताई आपने? टोटल स्पाइन जो होती है वो छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलके बनती है, ये 32 होती हैं। 7 होती हैं सर्वाइकल जो नेक के पीछे होती हैं, फिर चेस्ट के पीछे 12 थोरेसिक होती हैं, थोरेसिक के नीचे 5 लंबर होती हैं। तो ये 5 लंबर की जो पोजीशन है लगभग नेवल के पीछे वाली पोजीशन रहती है, और उसके नीचे सैक्रल होती है। लेकिन सैक्रल की जो लास्ट टेलबोन होती हैं वो लगभग 3 बोन एक साथ जुड़ जाती हैं और टेलबोन बनाती हैं। तो जब ये स्पाइनल कार्ड थोरेसिक रीजन से बाहर की तरफ कर्व हो जाती है, ये दिख रहा है कर्व, ये बहुत डीप हो गया है, ये नॉर्मल में बहुत लाइट कर्व। तो जब ये डीप कर्व थोरेसिक के पास बनाती है तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं काइफोटिक स्पाइन। और यही कर्व जब ये लंबर के पास मतलब नेवल के पास बनाती है, मतलब ये अंदर की तरफ खींचेगा, और जो थोरेसिक रीजन का कर्व होगा वो शरीर के बाहर की तरफ आएगा। तो जब लंबर के पास वो कर्व बनाती है तो उसको कहते हैं लॉर्डोसिस। तो इस तरह से ये जो 3 प्रॉब्लम स्पाइन की मेन होती हैं, इसके अलावा बहुत सारे इसके मिसअलाइनमेंट होते हैं। जैसे ये बैक पोर्शन से देखिए ये स्ट्रेट दिखती है, ये नॉर्मल है। फिर ये और बहुत अधिक खिंच के स्ट्रेट हो गई, लेफ्ट साइड कर्व हो गई, राइट साइड कर्व हो गई। तो इस तरह से ये बहुत सारे मिसअलाइनमेंट्स होते हैं। और ये सारे अलाइनमेंट या मिसअलाइनमेंट्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमंस के बैठने की, खड़े होने की, लेटने की, स्टडी करने की, काम करने की, ये सब जो पोस्चर्स होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। और जब बहुत लंबे समय तक रॉन्ग पोस्चर को अडॉप्ट किया जाता है तो वो बॉडी को मिसअलाइन कर देता है। क्लियर?
हम फ्लैट फुट से भी फर्क पड़ता है क्या मिसअलाइनमेंट का, इसके फ्लैट बिल्कुल, फुट होते बिल्कुल, है ना? वो जब हम फुट पे आएँगे तो देखेंगे। अब इसके बाद में ये 6 जॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ पर बॉडी मिसअलाइन्ड होती है। फर्स्ट होता है नेक जॉइंट हमारा। यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्मल है, उसमें अगर हम सर्वाइकल से एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचे और एक दोनों कान के नीचे से स्ट्रेट लाइन खींचे, तो ये 90 डिग्री के एंगल मेंटेन करना चाहिए या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन जब हेड हमारा मिसअलाइन्ड होता है, मोस्टली आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत नॉर्मली बैठा हुआ है, तो लगभग अबव 35 या तो वो अपने हेड को सामने की तरफ झुका के बैठेगा या लेफ्ट साइड या राइट साइड, स्ट्रेट नहीं रख पाता है। तो ये एक मिसअलाइनमेंट, नेक मिसअलाइनमेंट होता है और इस मिसअलाइनमेंट के कारण ही सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम। सेकंड होता है पेल्विक गडिल, जिसको हम बेल्ट लाइन भी कहते हैं। ये लगातार एक पैर पे खड़े रहने से या गलत पोजीशन में खड़े रहने से होता है और इसमें पेल्विक के जो दोनों टॉप पॉइंट्स हैं, ये एक 180 डिग्री में ना रह के ये इस तरह से टिल्ट हो जाते हैं। एक हिस्सा थोड़ा-सा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर हो जाता है और यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा रीज़न होती है नी प्रॉब्लम की, जो घुटने की प्रॉब्लम होती है उसकी। फिर शोल्डर, दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में और 180 डिग्री पर होना चाहिए, तो ये राउंडेड हो जाते हैं, लगभग 175 डिग्री में ये हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो नी है। नी सेंटर में जो पिक्चर है ये नॉर्मल नी है, अलाइन्ड नी है, लेकिन आप फर्स्ट में देखें तो ये अंदर की तरफ मुड़ गए हैं और थर्ड में देखें तो ये बाहर की तरफ हो गए। तो ये 2 तरह के मिसअलाइनमेंट्स नी में मिलते हैं। एंकल है, एंकल में यदि आप सामने से एक स्ट्रेट लाइन खींचे या पीछे से एक लाइन खींचे तो ये स्ट्रेट आना चाहिए। तो मोस्टली ये इस तरह की हल्की सी कर्व आ जाती है, जो कि ये शो करती है कि लगभग 10 डिग्री से एंकल मिसअलाइन्ड हो गए। कैविटीज़ शायद आपको बता दी थी मैंने, है ना? राइट? नहीं मैम। ओके, चलिए तो कोई बात नहीं, रिपीट कर देते। कंप्लीट जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, ये 3 कैविटीज में रहती है डिवाइड। एक तो थोरेसिक, एब्डोमेन, पेल्विक और डॉर्सल। तो सबसे ऊपर की जो डॉर्सल कैविटी होती है उसके अंतर्गत आती है क्रेनियल कैविटी, फिर थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी, स्पाइन कैविटी, ये इन 3 के और पार्ट्स होते जाते हैं। तो जो डॉर्सल कैविटी होती है उसके अंतर्गत आ जाता है क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैविटी। मतलब क्रेनियल कैविटी यानी यहाँ पर पूरा इस कैविटी में ह्यूमन ब्रेन्स होता है और स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी, ये जो एक ग्रीन लंबी लाइन दिख रही है ये होती है और इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन कंप्लीट रहती है। फिर जो वेंट्रल कैविटी होता है इसमें थोरेसिक कैविटी मतलब जहां हमारा हार्ट और लंग्स होता है। अब ये जो थोरेसिक कैविटी है ये प्लूरल कैविटी, मैसिडियस्टिम एंड पेरिकार्डियल कैविटी, ये 2 में डिवाइड रहती है। जहां लंग्स होता है वो प्लूरल होती है और जहां हार्ट होता है वो पेरिकार्डियल होती है। नीचे का हिस्सा होता है जो डायफ्राम के नीचे, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी और जो पेल्विक गर्डल के नीचे का हिस्सा होता है या पेल्विक गर्डल का हिस्सा होता है वो होता है पेल्विक कैविटी। तो इन शॉर्ट हम देखें तो ये इस तरह से ह्यूमन कैविटी पहले 2 होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल मतलब जो बॉडी के पीछे तरफ है और वेंट्रल मतलब जो बॉडी के सामने की तरफ। डॉर्सल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्रेनियल मतलब जहां ब्रेन होता है और वर्टिब्रल कैविटी मतलब जहां स्पाइनल कार्ड होती है। मतलब ये जो डॉर्सल कैविटी होती है इसमें पूरा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है। वेंट्रल फिर से 2 भाग में डिवाइड होती है, थोरेसिक और एब्डोमिनल, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। थोरेसिक 3 पार्ट में होती है, प्लूरल लंग्स रहता है,
पेरिकार्डियल, और ये यहाँ पर थर्ड अलग दे दिया है, लेकिन इतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक ही सेंस में आप ले सकते हैं कि जहाँ हार्ट होता है। एब्डोमिनल, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी दो पार्ट में होती है। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मतलब ऊपर वाला हिस्सा जहाँ लंग्स और हार्ट है, और दूसरा हिस्सा पेल्विक मतलब पेल्विक गडिल है जहाँ। थोड़ा सा और डिटेल हम देखेंगे तो जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। ट्रैकिया मतलब जिसे हम साधारण भाषा में विंड पाइप बोलते हैं, जो जब हम सांस लेते हैं तो हवा इस ट्रैकिया के थ्रू ही लंग्स तक जाती है। ये ब्लू कलर का पूरा जो पाइप दिख रहा है ये ईसोफेगस है। जब खाना हम खाते हैं चबा के निगलते हैं तो ये ईसोफेगस ही इस खाने के पेस्ट को स्टमक तक लेके जाता है। वर्टिब्रल कॉलम, एओर्टा, एओर्टा मतलब होता है हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं। स्टर्नम, एक दोनों रिब्स के बीच में जो बोन होती है। हार्ट और डायफ्राम, तो ये सारे जो पार्ट हैं ये थोरेसिक कैविटी में आ जाते हैं। क्रेनियल और वर्टिब्रल का कैविटी ये डॉर्सल कैविटी होती हैं। और ये जो क्रेनियल पूरा येलो पार्ट दिख रहा है ये ह्यूमन ब्रेन है। ये यहाँ पर पूरा क्रेनियल कैविटी में रहता है और इसी से अटैच होकर स्पाइनल कार्ड निकलता है जो कि वर्टिब्रल कैविटी में होता है। और ये लास्ट कहाँ तक आता है, जहां आप अभी बैठे हुए हैं तो आपके शरीर के पिछले हिस्से का जो भाग फ्लोर को या टेबल को या चेयर को या जहां भी हम बैठते हैं उस फ्लोर को टच करता है, टेलबोन, वहां तक ये पूरा स्पाइनल कार्ड लंबाई में पूरी बॉडी पर रहता है। और ये जो स्पाइनल कार्ड है ये हमारा नींव है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसी से सारे नर्व्स निकाल के हाथ और पैर में सप्लाई होते हैं, उनके ब्रांचेस निकल के हाथ पैर सभी जगह जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी अगेन दो पार्ट में थी। ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, इन्होंने यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी को और डिटेल में लेते हुए उसे टू पार्ट में डिवाइड किया है। थोरेसिक मतलब जहाँ पर लंग्स और हार्ट है, एब्डोमिनल जहाँ पर स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास है, और पेल्विक जो रिप्रोडक्टिव जहाँ पर ऑर्गन्स हैं, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है। एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज का सिम्टम अचानक से आना और इतना तेजी से आना कि वो लाइफ टेकिंग रिस्क क्रिएट कर दे, जैसे हार्ट अटैक, कि इसके पहले से कोई सिम्टम नहीं रहते ह्यूमन बॉडी में, अचानक से ये आता है और कई कई बार उसमें कार्डिक अरेस्ट होने के कारण डेथ भी हो जाती है। और क्रोनिक वो होते हैं, वो डिजीज होती हैं क्रोनिक जो धीमी धीमी लंबे समय तक बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती हैं और शरीर को बीमार करती जाती हैं, जैसे अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, है ना। तो ये इस टाइप की डिजीज जो है ये क्रोनिक होती हैं। इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्लेन्स आपको मैं बता ही चुकी थी, ये एक समराइज है इसका पूरा, कि तीन प्लेन होते हैं, कोरोनल, सेजिटल, ट्रांसफर। मिडिल लाइन होती है, लेटरल साइड होती हैं, जो हार्ट के या ट्रंक के पास है वो प्रॉक्सिमल, जो दूर है वो डिस्टल। लेफ्ट और राइट होता है, ऊपर का हिस्सा सुपीरियर, फुट के तरफ जाएं तो इंफीरियर। सामने के हिस्से को हम अगर हम देखें तो इसको एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं। पीठ वाले हिस्से को यदि हम देखते हैं तो इसे हम पोस्टीरियर या डॉर्सल कहते हैं। और इसके अलावा आई थिंक सारी चीजें बता दें। सुपीरियर इंफीरियर को क्रेनियल और कॉर्डल भी कहते हैं, जैसे कि एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं, ऐसे ये भी सेम नाम। अब हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कोई भी चीज
का बेस जो होता है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। बताइए, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। सेल, है ना? तो इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि हम एक घर बना रहे हैं, घर एक कंप्लीट होम और ह्यूमन बॉडी को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो छोटी छोटी ईंट होती हैं जिनको मिला के हम क्या बनाते हैं? एक दीवार। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में छोटे छोटे से सेल होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, नेकेड आईज से इनको देखना मुश्किल है। ठीक है, अब ये बहुत सारे सेल्स के बंडल मिलके ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, राइट? और जो टिश्यूज होते हैं, जैसे एक वॉल बन गई, अब 4 वॉल, सीलिंग, फ्लोर, ये चारों चीजें मिलके क्या बना लेंगी? एक रूम बना लेंगी। ऐसे टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फिर सेम नेचर के बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे ऐसे बहुत सारे रूम बन गए, तो वो सारे रूम मिलके एक घर बनाएंगे। ऐसे ही ये सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सेल से और उसकी भी हमने ली है कि उसकी भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो लें। तो ये जो सेल है ये एनर्जी से बनी होती है, जिसको हम एटम या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और एटम भी किससे मिलके बना है? एनर्जी से। तो ये जो सेल है ये डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स होते हैं जिनसे मिलके ये सेल बनती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं ये किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बनते हैं? एटम से। और एटम किससे मिलके बनता है? पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। तो ये एक एटम जो होता है वो उसमें भी एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और उसका फिगर शायद इसमें दिख नहीं है, आई थिंक किसी और पिक में है, मैं आपको दिखा दूंगी वो। तो वो जो इलेक्ट न्यूक्लियस होता है उसमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है न्यूट्रल और एक होती है पॉजिटिव, जिसे प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। और उसके चारों ओर ऑर्बिट बनाते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एनर्जी। तो जब बहुत सारे ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में मिलके ये माइक्रो ऑर्गन्स बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गन्स आपस में मिलके सेल बनाता है। ये सेल में आपको बहुत सारे ऑर्गन दिख रहे हैं। सेल में भी अपना एक न्यूक्लियस होता है। और फिर इस तरह के ये बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे बहुत सारे तरह के टाइप ऑफ टिश्यू बनाते हैं। ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये सारे सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये ऐसे सारे सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को क्रिएट करते हैं। ये एक सेल को दिखाया गया है। सेल में न्यूक्लियस है, ये सेंटर में। पूरे सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, एक लिक्विड जिसके अंदर उसके माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और
इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं। आई थिंक इसमें एंडोप्लाज्मिक, इसमें शायद शो नहीं किया है, लेकिन ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसके एनर्जी का सोर्स होते हैं। और इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के, ये जो राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसमें इस तरह के डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं, जो कि ये डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, और जो डीएनए होता है ये डबल होता है, स्पाइरल। और ये डीएन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमंस के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, उसकी हेरिडिटी को, उसके सारे जो भी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट रिकॉर्ड्स है, वो सारे इस डीएनए में ही रिकॉर्डेड होते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी क्रिएट कैसे होती है? मैं अभी 5 मिनट बाद क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगी, तब आप करिए प्लीज, है ना। सो ह्यूमन बॉडी क्रिएट होने के लिए सबसे पहले तो एक ओवम होता है, और बहुत सारे स्पर्म होते हैं। कई लैक्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं, जिनमें से कोई एक स्पर्म इस ओवम के वॉल के अंदर जाता है। और जब ये वॉल के अंदर जाता है तो ये एक सेल बनाता है, और वो सेल फिर डिवाइड होती है। ठीक है, इसको हम जायगोट कहते हैं। और जब ये डिवाइड होती है तो इसको फर्टिलाइजेशन, ये जो सेल के सॉरी ओवम के अंदर जो स्पर्म उसकी वॉल को क्रैक करके अंदर जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये अंदर डिवाइड होनी शुरू होती हैं सेल्स, तो फर्स्ट 8 मंथ मतलब फर्स्ट 8 वीक मतलब 2 मंथ तक उसे हम कहते हैं फीटस। और उसके बाद हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो। नहीं, यहाँ कुछ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ एक्चुअली, अभी बाद में क्लियर हो जाएगा, आएगा तो, है ना। लेकिन 8 वीक तक के को हम फीटस कहते हैं। नेक्स्ट, ये इस तरह से टिश्यू बहुत सारे होते हैं, और ये पहले ये 1 सेल होती है, ये 2 में डिवाइड होती है, फिर ये डिवाइड आगे होती जाती है, और इस तरह से धीरे धीरे ये इसका डेवलपमेंट होता जाता है, और 9th मंथ में इस बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और इसमें ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से मदर वोम में ह्यूमन बॉडी का पूरा क्रिएशन होता है। अब टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ये किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। टाइम कितना हो गया? आई थिंक टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में लें, अभी आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लें हम, ठीक है। तो बीच में मैं ये नहीं देख पाई कौन पूछ रहा था, लेकिन जो भी पूछ रहे थे वो आप पूछ लें प्लीज। मैंने ऋतु जैन मैंने पूछा था जी मैम, आरएनए और तो क्या होता है? डीएनए तो हम लोगों को पता है, आरएनए किस चीज के लिए है? आरएनए भी एक माइक्रो ऑर्गन ही है जो रिबोसोम्स में पाया जाता है, और ये भी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करता है, और जो डाटाज होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन डीएनए अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसीलिए डीएनए का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं अपन जब भी बात करते हैं। जिसमें आरएनए प्लांट्स में ज्यादा होता है, और बैक्टीरिया वायरसेस में आरएनए हेल्पफुल होता है, उनका हेरिडिटी जो बिल्कुल करता है। बिल्कुल सही। ह्यूमन में डीएनए होता है। और किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ, इसीलिए ये मोस्टली प्लांट्स में ज्यादा पाया जाता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये आपका सिर्फ बेस है ना, इससे रिलेटेड कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, राइट? मैम, इसको याद करने का तरीका क्या है?